उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़े आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। मित्रों, आप सभी इस समय अपने 2 महत्वपूर्ण टारगेट पर लगे हुए हैं। दोनों टारगेट आपका है समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस। और इन दोनों टारगेट को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास भी हम लोगों का चल रहा है लगातार। और इसी दिशा में एक नई श्रृंखला जो आपके साथ शुरू हो रही है यूपीपीसीएस के लिए और आपके समीक्षा अधिकारी के लिए भी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम शुरू हो गया है। क्लासेज भी न्यू क्लासेज यूपीपीसीएस के लिए शुरू हो गई हैं और आज से आपको एक बिल्कुल सुपर मॉडल के रूप में जो मिलने जा रहा है वो आपके डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर मिलने जा रहा है, जिसमें हम केवल एमसीक्यू चर्चा करेंगे यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए रामबाण। अन्यत्र आप देखोगे ये बिल्कुल ऐसे प्रश्न हैं जो यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी में घूम फिर करके आएंगे और बिल्कुल नए प्रकार के प्रश्न होंगे जिनको आपने अभी तक देखा नहीं है। और ऐसे प्रश्नों की आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल संभावनाएं हैं। आते हैं एक नए इसकी शुरुआत करते हैं। इसी के साथ साथ हम यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए इंपॉर्टेंट आपके सभी करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लेकर के चल रहे हैं। साथ ही साथ अभी शुरुआत जो की जा रही है वो यूपी के बजट से की जा रही है। यूपी का बजट और भारत सरकार का बजट, इन दोनों के बजट से जितने भी तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, विगत सालों में प्रश्न पूछे गए हैं और वर्तमान में आगे आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं, उनको लेकर के चला जा रहा है। आइए शुरुआत करते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे विश्लेषण के साथ। और ये पूरा विश्लेषण अपने आप में एक यूनिक विश्लेषण होगा। तो आइए देखिए, शुरुआत करते हैं। देखिए, संयुक्त प्रांत में बजट प्रणाली की शुरुआत हुई। प्रश्न है आपका, संयुक्त संयुक्त उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। प्रश्न है, संयुक्त प्रांत में बजट प्रणाली की कब शुरुआत होती है? 1937 में, 1921 में, 1935 में, 1926 में? अब आप इसको ढूंढिए, कब से शुरुआत की गई? कहीं स्पष्ट उस रूप में नहीं दिया गया है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी को अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश के बजट प्रणाली में है। आपकी किताबों में तो उस तरीके से मिलेगा नहीं। ये बहुत ही सारगर्भित रूप में आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जिसे पूर्व में संयुक्त प्रांत कहा जाता था, संयुक्त प्रांत में बजट प्रणाली की शुरुआत कब से की गई? 1921 से की गई। कैसे शुरुआत की गई आइए उसको बताते हैं। इसकी शुरुआत कैसे होती है? अगर आप शुरुआत देखें, इसकी शुरुआत देखें तो 1921 से शुरू किया गया था। कैसे शुरू किया गया देखिए। अब जानिए, जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1919, ये प्रश्न यूपीएससी में भी पूछा गया, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है कि ये प्रश्न पूछा गया है कि राज्यों का बजट केंद्रीय बजट से कब अलग कर दिया गया? राज्यों का बजट केंद्रीय बजट से कब अलग कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय बजट से प्रांतों के बजट अलग कर दिए गए। मतलब क्या हो गया? यहाँ क्या हो गया? यहाँ केंद्रीय बजट और प्रांतों के बजट अलग हो गए। केंद्रीय बजट और प्रांतों के बजट अलग कर दिए गए। समझिएगा, अब अलग अलग हो गया, अलगाव हो गया। इसी के तहत और प्रांतों का बजट जब अलग किया गया तो इसे किसके अधीन किया गया? इसे प्रांतीय गवर्नर के अधीन किया गया। किसके अधीन किया गया? प्रांतों का बजट लाया गया तो प्रांत के गवर्नर के अधीन किया गया। इसे प्रांतीय विषय बनाया गया। क्या बनाया गया? इसे इसे प्रांतीय विषय बनाया गया। प्रांत का विषय घोषित किया गया। किसको? प्रांतीय बजट को। और आप जानते हैं कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब क्या होता है कि जो ये प्रांतीय विषय थे ये गवर्नर के अधीन लाए गए। प्रांतीय विषय थे, ये गवर्नर के अधीन लाए गए।
गवर्नर के अधीन लाए गए। पूरी डिटेल समझिएगा, क्योंकि कहीं किसी किताब में आपको ये डिटेल नहीं मिलेगा, जो मैं आपको डिटेल समझा रहा हूँ उसको समझिएगा। किताबों में आपको ये डिटेल मिलने वाला नहीं है, इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ पूरा डिटेल समझिए। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट अलग कर दिए गए। यही प्रश्न यूपी पीसीएस और यूपीएससी सभी में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी भी पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? पहला प्रश्न यहाँ से हमने निकाला। दूसरा प्रश्न देखिए कि प्रांतों का बजट प्रांतीय विषय कब घोषित किया गया? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों का जो बजट था प्रांतीय विषय घोषित कर दिया गया। प्रांतीय विषय घोषित किया गया तो ये किसके अधीन आया? गवर्नर के अधीन आया। और उसमें गवर्नर के अधीन दो विषय थे, एक थे आरक्षित विषय और एक था हस्तांतरित विषय। गवर्नर के अधीन जो बजट आया, ये बजट को जो है बजट को क्या बनाया गया? आरक्षित विषय बनाया गया। बजट को क्या किया गया? आरक्षित विषय घोषित किया गया। मतलब दो प्रकार के विषयों को लाया गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो जो आरक्षित विषय थे उस पर किसका अधिकार था? गवर्नर जनरल का अधिकार था। ठीक है, सॉरी, गवर्नर का अधिकार था, प्रांतीय गवर्नरों का अधिकार था। ठीक है, तो आरक्षित विषय ये कौन देखता था? ये प्रांतीय गवर्नर देखते थे। और इस समय और अब संयुक्त प्रांत में 1921 से बजट प्रणाली को लागू कर दिया गया। बजट प्रणाली लागू हो गई। अब जब बजट प्रणाली लागू हो गई तो जो जो गवर्नर के परिषद के सदस्य थे, ठीक है, जो गवर्नर के जो परिषद के सदस्य थे, गवर्नर के जो परिषद के सदस्य थे वही क्या थे? गवर्नर के परिषद के जो सदस्य थे उन्हीं लोगों ने क्या किया? क्लियर नहीं हो रहा है विषय? परिषद के सदस्य, ठीक है, आ रहा है, पूरा आ रहा है। तो यहाँ देखिएगा कि गवर्नर के जो परिषद के सदस्य थे वही क्या करते थे? वही बजट प्रस्तुत करते थे। यानी इस समय कोई कोई मुख्यमंत्री बजट नहीं पेश करता था। क्यों? 1921 से लेकर के 1937 तक, 1937 तक जब तक ये द्वैत शासन चला तब तक ये आरक्षित विषय रहा। और इस आरक्षित विषय के तहत अगर हम आपको और भी समझा दें, ठीक है, इस आरक्षित विषय के तहत अगर आप देखें, ठीक है, इस आरक्षित विषय के तहत 1921 में 1921 से लेकर के 1937 तक, 1921 से लेकर के 1937 तक ये आरक्षित विषय था, आरक्षित विषय था। और इस पर कौन बजट पेश करता था? गवर्नर, जो प्रांतीय गवर्नर होते थे, प्रांतीय गवर्नर के कार्य, उसके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, उसकी जो अपनी परिषद होती थी, जो सदस्य होते थे, उसी में से किसी एक सदस्य को वित्त सदस्य माना जाता था और वही क्या करता था? बजट पेश करता था। ठीक है, और इस पर बजट पेश होता था। कौन करता था? गवर्नर की परिषद के सदस्य। गवर्नर की परिषद के सदस्य क्या करते थे? बजट पेश करते थे। ठीक है, 1921 से 1937 तक का ये मामला था कि संयुक्त प्रांत में बजट प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1921 में हुई। ये क्लियर हो गया? मैंने 4-5 प्रश्न यहाँ से जनरेट किया है, वो प्रश्न आपको किताबों में जल्दी मिलेंगे नहीं। देखिएगा क्या क्या प्रश्न हुआ, मैंने आपको समझा दिया। 3 प्रश्न यहाँ से जनरेट हो रहा है कि 1921 से 1937 तक आरक्षित विषय कौन था? बजट होता था। और ये गवर्नर की परिषद के सदस्य ही क्या करते थे? बजट पेश करते थे। ठीक है, 1919 में केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया। प्रांतीय बजट और प्रांतों के बजट अलग अलग हो गए। इसे प्रांतीय विषय घोषित किया गया और गवर्नर के अधीन आरक्षित विषय लाते हुए उसके सदस्य द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है,
बड़ा क्लियर कट हो गया ये। एक प्रश्न को मैंने इतना एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है, आप समझिएगा, और जहाँ से 2-3 प्रश्न जनरेट हो सकते हैं। इसी तरीके से देखिए यूपी पीसीएस के लिए एक स्पेशल क्लास हमारी शुरू हुई है, जिस स्पेशल क्लास में हम पूरे जीएस के साथ-साथ हम लोग करंट अफेयर्स, इकोना और बजट, इकोनॉमी के सारे विषयों और मुद्दों को इसी एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर के चल रहे हैं। और यूट्यूब चैनल पर भी इस क्लास को हम आपको दे रहे हैं। तो आप इसके हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम के साथ आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल डीपीआईएस को सब्सक्राइब करके डेली आप इसके करंट अफेयर के साथ आप हमारे साथ 10 से लेकर 11 बजे के बीच आप इस क्लास को पा सकते हैं। तो आप आइए अभी सब्सक्राइब कीजिए डीपीआईएस और ऐसे ही यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए इन प्रश्नों को आप प्राप्त करें। बहुत ही शानदार प्रश्न पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पीडीएफ लेना होगा तो पीडीएफ भी आप ऐप के साथ जुड़ करके और आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। क्लास के साथ आप रेगुलर मोड में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है पहला प्रश्न और जिसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपके साथ किया। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न यूपी के पहले वित्त मंत्री कौन रहे हैं? अगर आप नेट पर देखोगे, नेट पर क्या, अगर आप विकिपीडिया में देखोगे तो वहां पर गलत भी लिखा हुआ है। ठीक है, मैं भी बता दे रहा हूँ। यूपी के पहले वित्त मंत्री रहे हैं चंद्रभान गुप्ता है, गोविंद बल्लभ पंत है, संपूर्णानंद है, चौधरी चरण सिंह है। अगर आप देखें तो इसमें सब लोग जो है वित्त मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए हैं। लेकिन सबसे पहले कौन इसमें से उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है, आते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न आपका ये है, इसमें देखिए कि यूपी के पहले वित्त मंत्री कौन रहे हैं? यूपी के पहले वित्त मंत्री चंद्रभान गुप्ता, गोविंद बल्लभ पंत, संपूर्णानंद और चौधरी चरण सिंह। ये इतना आपको टॉपिक दिया गया है। अब आप देखिए इसमें आपको हम बताते हैं, ये आपका है। देखिए हम इसमें एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। ठीक है, कि चंद्रभान गुप्ता, गोविंद बल्लभ पंत। देखिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो थे, इसका आंसर आपका होगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत आंसर होगा। लेकिन आपको किताबों में आप देखोगे तो या विकिपीडिया पर देखोगे तो उसमें चंद्रभान गुप्ता को दिखाई देता, लेकिन वो नहीं है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत है। देखिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बारे में आप देखिए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं, ये संयुक्त प्रांत के मंत्री थे। देखिए पहले जो मुख्यमंत्री होते हैं, जब उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत होता था और फिर ये उत्तर प्रदेश क्या हो गया, उत्तर प्रदेश 1950 से आप जानते हैं 1950 से। तो संयुक्त प्रांत में अगर हम देखें तो ये 2 बार मुख्यमंत्री होते हैं। एक तो होते हैं ये 1937 से 1945 तक, 1937 से 1939 तक ये सीएम होते हैं, संयुक्त प्रांत के सीएम होते हैं। और आप जानते हैं कि 1939 में फिर सरकारें क्या करती हैं, चुनाव होता है और यहाँ पर प्रांतों यहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार बनती है। इसके बाद 1939 में सार्वजनिक रूप से फिर त्याग पत्र दे देते हैं सब लोग। तो 1947 से 1939 तक थे। फिर 1946 से लेकर के 1954 तक फिर ये मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर ये होते हैं, देखिए 1946 से लेकर 1954 तक, 1954 तक ये सीएम रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। अब आप समझिएगा यहाँ पर। तो संयुक्त प्रांत के रूप में देखें तो संयुक्त प्रांत 1950 तक था। उस समय भी अगर हम देखें तो 1946 से लेकर के 1950 जिसमें संयुक्त प्रांत होता था, उस समय भी मुख्यमंत्री कौन थे, यही थे। और उत्तर प्रदेश में जब होता है तो 1950 से लेकर के 1954 तक। जब ये यहाँ पर संयुक्त प्रांत के मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, वो भी वित्त मंत्रालय इनके पास था। और जब यहाँ पर होते हैं तो भी वित्त मंत्रालय इन्हीं के पास होता है। ठीक है, 1950 से 1954 तक। जब और 2 स्थितियां थी, यहाँ तक तो जो है अभी सरकारें वैसे बन गई थी, लेकिन कोई निर्वाचित सरकार नहीं थी। जब निर्वाचित सरकार हो जाती है 1952 में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव हो जाता है और विधानसभा के चुनाव के साथ पहले मुख्यमंत्री भी बनते हैं। कौन बनते हैं, जीबी पंत बनते हैं। 1952
से 1954 तक ये निर्वाचित सरकार के पहले सीएम थे और इस समय सीएम प्लस एफएम दोनों थे। यानी सीएम थे और एफएम थे, यानी एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर थे। दोनों मंत्री थे ये मुख्यमंत्री भी थे और ये आपके वित्त मंत्री भी थे। तो दोनों स्तर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी पंडित गोविंद बल्लभ पंत अगर संयुक्त प्रांत में पूछा जाता है तो भी यहाँ पर क्या होते हैं, ये पहले वित्त मंत्री होते हैं, और अगर यहाँ पूछा जाता है तो यहाँ पर भी ये पहले वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, वित्त मंत्री के रूप में कौन होंगे? यूपी के, उत्तर प्रदेश के पहले वित्त मंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पहले वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री रहते हुए वित्त मंत्रालय इन्हीं के पास था, तब ये आप कहेंगे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, पहला बजट 14 मार्च 1952 को यूपी का पहला बजट 149 करोड़ रुपए का इन्होंने पेश किया था। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने क्या किया था, इन्होंने ही 14 मार्च 1952 में यूपी का पहला बजट, यूपी का पहला बजट, ठीक है, जो था 149 करोड़ रुपए का था। ठीक है, तो यूपी का पहला बजट इन्होंने पेश किया, कितने का, 149 करोड़ रुपए का इन्होंने यूपी का पहला बजट पेश किया। ठीक है, ये कब पेश किया था, 14 मार्च 1952 में उत्तर प्रदेश का पहला बजट पेश करने वाले कौन थे, थे आपके पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, पंडित जीबी पंत थे। ठीक है, तो क्लियर हो गया, मैंने कितना विश्लेषण कर दिया, आपने देख लिया। इतना विश्लेषण आपको ना कहीं किसी किताब में मिलेगा और ना कहीं एक क्वेश्चन पे इतना विश्लेषण मिलेगा। एक प्रश्न के साथ मैंने सारे डाउट्स भी आपके दूर कर दिए। अगर ये पूछा जाए स्वतंत्रता से पहले उत्तर प्रदेश के पहले वित्त मंत्री और पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो भी आप किस लगाएंगे, वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत को लगाएंगे। ठीक है, और पंडित गोविंद बल्लभ पंत यहाँ पर भी क्या होते हैं, उत्तर प्रदेश से पहले होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए आगे अगले प्रश्न पर आते हैं। क्लियर होगा यहाँ तक? यूपी के बजट पर बजट बुक का प्रकाशन कब तक हुआ? 1950 से 2020 तक, 1952 से 2021-22 तक, 1947 से 2022 तक, कोई नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की आधुनिक बजट प्रणाली जो शुरू होती है 1952 से शुरू होती है। हमने आपको बताया 14 मार्च 1952 में उत्तर प्रदेश का पहला बजट पेश होता है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की नई बजट प्रणाली शुरू हो जाती है। ठीक है, देखिए यूपी स्पेशल अगर आपको पढ़ना है, यूपी स्पेशल की भी हमारी स्पेशल क्लास शुरू हुई है, जो प्रीलिम्स के लिए अलग है, मेंस के लिए अलग है, इंटरव्यू के लिए अलग है। अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और यूपी स्पेशल के लिए अलग अलग क्लासेज है। आप इस क्लासेस के साथ जुड़ करके और यूपी स्पेशल पर अपना फुल कमांड बना सकते हैं। यूपी स्पेशल मेंस में 5th पेपर और पूरा 6th पेपर, और साथ ही साथ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए लगभग 8 से 10 प्रश्न जो आपको मिलते हैं वो आपको पूरा रहेगा। और सभी में, चाहे आपका प्रीलिम्स हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, चाहे अन्य कोई परीक्षा हो यूपी पीसीएस के लिए, आदर्श एग्जाम के लिए, यूपी ट्रिपल एसएससी के लिए भी यूपी स्पेशल आपके लिए रामबाण है। तो आप यूपी स्पेशल की क्लास के साथ जुड़ करके और क्या कर सकते हैं, इस पर अपना फुल कमांड बना सकते हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए। ठीक है, तो यूपी के बजट पर बजट बुक क्या होती है, पहला प्रश्न है बजट बुक क्या है। जो बजट का जो पूरा डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसको है एज ए डॉक्यूमेंटरी फॉर्म में प्रकाशित किया जाता है, ठीक है, उसी को हम बजट बुक कहते हैं। 1952 में उत्तर प्रदेश की बजट प्रणाली की शुरुआत होने के साथ ही बजट बुक का भी प्रचलन प्रारंभ हुआ। लेकिन लेकिन बजट बुक का प्रकाशन 1952 से तो शुरू होता है और ये 1922 तक चलता है। बजट 1921-22 का उत्तर प्रदेश का पहला बजट जो था, ये बजट ऐप लॉन्च किया जाता है। और जब बजट ऐप लॉन्च किया जाता है तो उत्तर प्रदेश का पूरा बजट क्या होता है, डिजिटलाइज बजट हो जाता है।
जब डिजिटलाइज्ड बजट हो जाता है तो फिर अब उस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और वो सब कुछ क्या कर दिया, सब कुछ डिजिटल कर दिया गया। जब बजट ऐप लॉन्च कर दिया गया है, तो बजट ऐप लॉन्च करने के साथ ही बजट बुक का प्रकाशन भी बंद हो गया। ठीक है, तो ये है बजट बुक। अगर कभी पूछा था कब से शुरू हुई, मान लिया प्रश्न बिल्कुल न्यू प्रश्न है, ये नया प्रश्न है जो कभी भी पूछे जा सकते हैं, हो सकता है आगामी आने वाली परीक्षाओं में पूछ ले जाए। तो उत्तर प्रदेश में बजट प्रणाली की शुरुआत होने के साथ बजट बुक का प्रकाशन 1952 में शुरू होता है, और उत्तर प्रदेश के बजट का डिजिटलाइजेशन होने के साथ, बजट ऐप लॉन्च होने के साथ 2002 में बजट बुक का प्रकाशन बंद हो जाता है। ठीक है, जब बजट बुक का प्रकाशन बंद हो गया 2022 में, तो 2022 में जब बजट बुक का प्रकाशन बंद हो गया, तो उसी के साथ बजट ऐप लॉन्च हो जाता है 2022 से, और 2022 से अब भारत उत्तर प्रदेश का डिजिटलाइज बजट शुरू हो जाता है। आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। 1952 से 2021-22 वित्तीय वर्ष 2021-22 था, वर्ष अगर आता है तो 2022 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसी के साथ ये प्रश्न भी जुड़ा हुआ है, यूपी के बजट का बजट ऐप कब लॉन्च हुआ? 2020, 2022, 2017, 2023 कब लॉन्च हुआ? 2022 में लॉन्च हुआ। जैसे ये लॉन्च हो जाता है, वैसे ही क्या होता है, बजट बुक का प्रकाशन भी बंद हो जाता है। देखिए नए शब्द आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं ये पूरी क्लास डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर, और अगर डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी, बीईओ या जो भी यूपी की परीक्षाएं हैं, यूपी ट्रिपल एसएससी से ढेर सारी परीक्षाएं, लेकिन सभी परीक्षाओं का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको, स्टैंडर्ड कंटेंट आपको डीपीआईएस पर मिलेगा, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर, और देवप्रयागम आईएएस ऐप पर मिलेगा। तो आप हमारी रेगुलर क्लास के साथ जुड़ सकते हैं, और ऐप डाउनलोड करने के साथ साथ आप सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कर रहेंगे तो ये अमूल्य चीजें आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि अमूल्य चीजें आपको निःशुल्क मिल रही है डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर। आइए ज्वाइन कीजिए, और इस अभियान के साथ कि हाँ अब हम सारे करंट अफेयर्स आपको किसमें देने जा रहे हैं, करंट अफेयर्स आपका पूरा करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर के, हम जनवरी से आपको देंगे, जनवरी 2025 से लेकर के और आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, यानी जून तक का आपका पूरा रहेगा समीक्षा अधिकारी के लिए, और जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, लगभग 10 सितंबर तक आपका रहेगा यूपीपीसीएस के लिए। पूरा करंट अफेयर्स आपको इसी फार्म में मिलेगा, क्वेश्चन आंसर फार्म में, और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। तो आइए इसको ज्वाइन कीजिए, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए, ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप भी बनिए डीपीआईएस फैमिली के पार्ट। तो मित्रों ये दो क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यूपी के बजट का बजट ऐप कब लॉन्च होता है? वर्ष 2022 में लॉन्च होता है। चलिए, उत्तर प्रदेश का पहला बजट स्वतंत्रता के पश्चात पेश हुआ। देखिए वही प्रश्न आ गया, हमने जो अभी आपको, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 मार्च 1952, 1 अप्रैल 1951, 5 अप्रैल 1950, 1 मई 1949। अब इसमें आप कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको कहां से कंफ्यूजन हो जाएगा, 1 अप्रैल 1951 से हो सकता है। ठीक है, तो कब हुआ? 14 मार्च 1952 को हमने आपको बताया। 14 मार्च 1952 को पंडित गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री का भी पद इनके पास था, वित्त मंत्रालय का भी प्रभार इनके पास था। तो वित्त मंत्रालय के प्रभारी के रूप में भी इन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश का पहला बजट प्रस्तुत किया। ठीक है, क्लियर हो गया? उत्तर प्रदेश का पहला बजट स्वतंत्रता के पश्चात कब पेश होता है? 14 मार्च 1952 को पेश होता है। क्लियर है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 11 बार बजट प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? मुलायम सिंह यादव द्वारा, नारायण दत्त तिवारी द्वारा, मायावती द्वारा और अखिलेश यादव द्वारा। ठीक है, तो अगर देखें तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने का, जो उत्तर प्रदेश के बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है, वो है मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए इसके पास, पंडित नारायण दत्त तिवारी के पास। पंडित नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो अपने साथ सदैव वित्त मंत्रालय का भी प्रभार बनाए रखे हैं, और इसलिए उन्होंने कुल 11 बार, एक बार दो बार नहीं, 11 बार उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार का पूर्ण बजट भी पेश किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? नारायण दत्त तिवारी होगा। यद्यपि मुलायम सिंह यादव 9 बार पेश करके दूसरे नंबर पर हैं। ठीक है, अखिलेश यादव 5 बार, मायावती 4 बार, इस तरीके से इन लोगों ने भी मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए एज ए वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया है, और वित्त मंत्रालय
अपने पास रखा है। वित्त मंत्रालय के प्रभारी यानी वित्त मंत्री के रूप में भी रहे, ठीक है। तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 11 बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसके पास है? पंडित नारायण दत्त तिवारी हैं। पंडित नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश के भी रहे हैं और एक उत्तराखंड के भी रहे हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो 2-2 राज्यों का मुख्यमंत्री रहा है? तो ये रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत किए जा रहे बजट का स्वरूप रहा है। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। आप किसी भी किताब उत्तर प्रदेश की स्पेशल की जितनी भी किताबें हैं, देख लें किसी भी किताब में बजट प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं किया गया। हमारी मेंस की हमारी क्लास आप देखिए और उत्तर प्रदेश की बजट पर पूरी प्रक्रिया को मैंने कितना बेहतरीन बताया है मेंस के लिए। उत्तर प्रदेश में जो बजट रहा है, जब 14 मार्च 1952 को पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश की बजटीय प्रणाली को आत्मसात करते हैं, तो परंपरागत बजट को लेते हैं। अगर आप बजट के बारे में जानते हैं तो बजट कई प्रकार का होता है। परंपरागत बजट होता है, निष्पादन बजट होता है, पीपीबीएस होता है और शून्य आधारित बजट होता है, ठीक है। आउटकम बजट होता है, ढेर सारे प्रकार का बजट होता है। उत्तर प्रदेश में 1952 से और 1970-71 तक परंपरागत बजट ही चलता रहा। जब फर्स्ट एआरसी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश किया था कि कई मंत्रालयों में, भारत सरकार के कई मंत्रालयों में, कई राज्यों में भी निष्पादन बजट की शुरुआत की जाए। जब केंद्र सरकार ने अपने विभागों में निष्पादन परफॉर्मेंस बजट को लागू किया, तो उसमें 1972-73 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने यहाँ निष्पादन बजट को लागू किया था, लेकिन कुछ मंत्रालयों में, कुछ विभागों में लागू किया था, सभी में नहीं। वहीं पर 1987-88 में शून्य आधारित बजट की भी शुरुआत की थी। फिर 1992 में भी उत्तर प्रदेश में शून्य आधारित बजट को अपनाया गया था कुछ समय के लिए, लेकिन जो है पूर्ण रूप से अपनाया नहीं गया। तो अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में तीनों प्रकार का बजट प्रचलन में है। कुछ मंत्रालयों विभागों में निष्पादन बजट प्रचलन में है, इसमें जो है शून्य आधारित बजट भी प्रस्तुत रहा है और मूल रूप से जो बजट है वो क्या है आपका परंपरागत बजट है, ठीक है। तो जो परंपरागत बजट है उसके साथ साथ निष्पादन बजट और आपका ये जीरो आधारित बजट, शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजट, जेबीबी, ये भी प्रचलन में रहा है, ठीक है। ये रहा उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत किए जा रहे बजट का स्वरूप क्या रहा है। परंपरागत बजट रहा, ये भी सही है, ए सही है। निष्पादन बजट बी सही है। शून्य आधारित बजट सी सही है और डी सही है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। बजट का स्वरूप क्या रहा है, उपयुक्त सभी का रहा है। एक तरीके से तीनों का मिश्रित स्वरूप रहा है, परंपरागत भी रहा है, निष्पादन भी रहा है और आपका जो है जीरो बेस बजट भी रहा है। ये तीनों बजट क्या होते हैं, इसको जानने के लिए हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास देखिए, जिसमें हम आपको पूरा आगे हम पढ़ाएंगे। पूरी बजट प्रणाली, बजट प्रक्रिया को भी पढ़ाए भी हैं। आप यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो यूट्यूब चैनल पर इस पर हमारी पूरी क्लास भी है बजट, आप उसको भी देख सकते हैं, पूरी बजट प्रक्रिया पर है। और यहाँ पर भी हम आपको बता देंगे जब उत्तर प्रदेश का बजट, अभी तो हम आपके प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सभी के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, सभी के लिए आप डीपीआईएस अभी तुरंत पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, शानदार, जो कभी भी पूछा सकता हो सकता है 2025-26 के प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए, जरूर पूछा सकता है, हो सकता है समीक्षा अधिकारी में पूछ लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको शुरू होने से पहले आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम एफआरबीएम, उत्तर प्रदेश का एफआरबीएम कब लागू किया गया। एफआरबीएम उत्तर प्रदेश का बजट उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया। आप जानते हैं कि इसको ये कानून संसद द्वारा बनाया गया था और ऐसा कानून था जिसे सभी राज्यों को अपने यहाँ इसे लागू करना भी आवश्यक था, अनिवार्य था, ये भी था। ऐसी स्थिति में इसको आपको लागू करना था और लागू करना अनिवार्य था, ये भी नहीं था, लागू करना अनिवार्य था। इसका उद्देश्य था कि जो फिस्कल डेफिसिट है, जो बजटीय घाटे हैं, उसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे राजकोषीय घाटा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बजट घाटा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे राजस्व घाटा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य की जो वित्त व्यवस्था है वो कमजोर होती जाएगी। इसीलिए ये उत्तरदायित्व बना दिया गया कि प्रत्येक केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये इसका उत्तरदायित्व होगा कि वो एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने यहाँ विभिन्न प्रकार के घाटों को कंट्रोल्ड स्थिति में रखेंगे। अनकंट्रोल्ड नहीं होंगे कि ये बढ़ते चले जाए राजकोषीय घाटा, पता लगा कि कई गुना अधिक बढ़ जाए, नहीं, इनको कंट्रोल रखा जाएगा।
और संजोग देखिए कि उत्तर प्रदेश में राजकोषीय जो उत्तर प्रदेश का एफआरबीएम है, इसने बहुत सही समय पर क्या किया है, इसने पूरे उत्तर प्रदेश के बजटीय घाटे को कंट्रोल भी किया है। आते देखते हैं उत्तर प्रदेश में एफआरबीएम, उत्तर प्रदेश का जो ये बजटीय अधिनियम है, ठीक है, ये कब लागू किया गया? अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश का जो एफआरबीएम है, ये आपका 27 फरवरी 2004 को लागू किया गया। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश का जो एफआरबीएम है, ठीक है, ये एफआरबीएम 27 फरवरी 2004 को लागू किया गया। अब यहाँ ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं 26 फरवरी को 26 फरवरी 2004 को विधानसभा और विधान परिषद से पारित हो गया था, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद से पारित हो गया। उसी दिन फटाफट पारित होता है और अगले दिन और उसको राज्यपाल की अनुमति मिल जाती है और अगले दिन क्या होता है 27 फरवरी 2004 से ये लागू भी कर दिया जाता है। लागू करना अनिवार्य था, लास्ट डेट पर पहुंच गया था इसको। संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रत्येक राज्यों को लागू करना था और यद्यप इसमें अब ये डिले चल रहा था उत्तर प्रदेश सरकार का, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल क्या किया, इसको लागू कर लिया अपने यहाँ, ठीक है। तो 27 फरवरी 2004 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे लागू कर दिया गया, ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है, अभी तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया, इसलिए कभी भी पूछा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बजटीय संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में बजटीय संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 202 से 208 तक, आर्टिकल 202 से 207 तक, आर्टिकल 202 से 211 तक, आर्टिकल 205 से 212 तक। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, अगर आपने बजट पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, अगर आप, ठीक है, आप जानते होंगे कि आर्टिकल 112 से लेकर के 117 तक ये केंद्रीय बजट के बारे में संवैधानिक प्रावधान है। इसी प्रकार से 202 से लेकर के और 207 तक, 202 से लेकर के 207 तक जो प्रावधान है किसके लिए है, ये है राज्यों के लिए है, सभी राज्यों के लिए, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश भी है, सभी राज्यों के लिए है जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, तो क्या हो गया, उत्तर प्रदेश के लिए हो गया। और आर्टिकल 202 से 207 तक ये प्रावधान किया गया है, 207 तक आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्टिकल 202 से लेकर के 207 तक ये बजटीय संवैधानिक प्रावधान है, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं और आप इसको अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। वित्त मंत्री एक तरफ दिए गए हैं और एक तरफ उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट है। देखिए वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री के बजट प्रस्तुतिकरण के सही क्रम की पहचान कीजिए। सुरेश खन्ना 9 बार, जो सही है वो कह रहे हैं, तो सुरेश खन्ना 9 बार, अखिलेश यादव 5 बार, मायावती 6 बार, मुलायम सिंह यादव 11 बार, ये किया गया है। इससे संबंधित एक प्रश्न आपका और था, आपने पीछे भी देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ जो बजट प्रस्तुत करने का जो क्रम है, क्रम इस प्रकार से हम आपको बता दें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आप चर्चा कर रहे हैं और ये ऐसा प्रश्न है जो आपसे जो पूछा नहीं गया, कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए ऐसे प्रश्नों पर आप अपनी पूरी कमांड बनाएं और कमांड बनाने के लिए आप DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, देवप्रयागम IAS के रेगुलर बैचेज के साथ जुड़िए। देवप्रयागम IAS के रेगुलर बैच के साथ जुड़ करके आप अपनी सफलता को निर्धारित समय सीमा की वजह, सबसे बड़ी बात है कि सारे टॉपिक, सारे कोर्स जो ऑनलाइन मोड में है, आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं और टाइम टू टाइम पूरे होते हैं, जबकि लोगों के यहाँ ऑनलाइन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। और आपको बता दें ऑनलाइन कोर्स की जिम्मेदारी वो केवल हमारी अपनी रहती है और मैं आपके साथ प्रत्येक क्लास के साथ लगातार डिस्कशन करता हूँ और आपके साथ बना रहता हूँ, जिससे कि कोई समस्या हो तो उसका समाधान केवल मैं ही अपने स्तर पर करूँ। इसलिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बैचेज चल रहे हैं, इसलिए पूरी क्लास के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, UPPCS 2025-26 में अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं, UPSC में भी अगर आप 2026 आपका टारगेट है, तो उसके लिए भी हमारा एक बैच शीघ्र लॉन्च होने में जा रहा है। आप उसके साथ भी अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल विलंब न कीजिए, आइए और अभी निर्णय ले लीजिए कि हमें क्वालिफाई होना है, तो क्वालिफाई होना है, DPIS के साथ जुड़ना है, DPIS को सब्सक्राइब करना है। देखिए अगर आप देखें इसमें
तो इसका आंसर तो सही होगा अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी ने अब तक कुल 5 बार मुख्यमंत्री और एक वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया है। लेकिन जो सुरेश खन्ना जी हैं, ये नहीं, अखिलेश मुलायम सिंह यादव ऐसे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने 9 बार, मुलायम सिंह यादव 9 बार मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किए हैं। ठीक है। मायावती मायावती अब तक कुल 4 बार, मायावती जी कुल 4 बार अब तक मुख्यमंत्री और ये वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने बजट पेश किया है 4 बार। सिर्फ दोनों विकल्प गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इनका 4 बार है। अखिलेश यादव 5 बार, अखिलेश यादव 5 बार बजट पेश किए हैं। सुरेश खन्ना 9 बार, सुरेश खन्ना देखा जाए तो कुल 7 बार। सुरेश खन्ना 2024 तक जो है 7 बार हैं। ठीक है। और 2025 में भी इन्होंने पेश किया है तो 5 बार हो जाएगा। सुरेश खन्ना जो है 2025 को लेकर के और 7 बार के 8 बार हो जाएगा। तब ये भी रिकॉर्ड बनाने की ओर आगे चल रहे हैं। 7+1 ये भी रिकॉर्ड बनाने की ओर आगे चल रहे हैं सुरेश खन्ना जी, अगर बने रहते हैं तो। ठीक है। इनका भी रिकॉर्ड रहा है। और नारायण दत्त तिवारी हमने आपको बताया था, एनडी तिवारी, एनडी तिवारी जो अब तक सबसे अधिक 11 बार बजट पेश किए हैं, 11 बार बजट पेश किए हैं। तो ये रहा है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के बजट प्रस्तुतिकरण का हाल रहा है। ठीक है। इस तरीके से आप सारे प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को आज आपने देखा है जिन प्रश्नों को आप जल्दी पुस्तकों में पढ़ते नहीं और बड़ा कंफ्यूजन भी रहता है। अब ये हमारी जो श्रृंखला शुरू हुई है, इस श्रृंखला के साथ आप नियमित रूप से जुड़ करके और आप प्रत्येक दिन 10 बजे से 11 बजे के बीच इस क्लास को पा सकते हैं। और लेकिन उसके लिए आपको डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, जुड़े रहना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये अभी हम पूरा यूपी का बजट एमसीक्यू फॉर्म में दे रहे हैं, पूर्व भारत सरकार का बजट जो है इसी फॉर्म में देंगे। साथ ही साथ जनवरी से लेकर के और जून तक का जो करंट अफेयर्स है, सब आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्म में ऐसे ही पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, वो भी टॉपिक वाइज मिलेगा। टॉपिक वाइज का मतलब हो गया, मान लिया हमने सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य उठाया, खेल परिदृश्य उठाया, पुरस्कार परिदृश्य उठाया, तो ये सारे परिदृश्य जो है उसी आधार पर एमसीक्यू फॉर्म में आपको मिलते जाएंगे। मतलब एक बेहतरीन विश्लेषण के साथ, एक बेहतरीन एनालिसिस के साथ, जहां से 0% आपके गलत होने के प्रश्नों की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए आइए आज ही अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल डीपीआईएस के साथ जुड़िए, दो प्रयागम के साथ जुड़िए, डीपी पांडे के साथ जुड़िए और 2025 में अपनी सफलता को आप सुनिश्चित करें। ढेर सारी शुभकामनाएं।